नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने परिवार का, अपने शरीर का और ख़ास करके अपने पढ़ाई का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अर्जुन और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों आगे चलते हैं। तो फिलहाल हम आज के इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं वो बताता हूँ। देखो, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिस्ट्री का जो हमारा तीसरा बुक है, जो हमारा तीसरा भाग है, उसको समझने वाले हैं। उसका जो हमारा चैप्टर है आपको पता होगा कौन सा है, विद्रोही और राज। इसका जो हमारा पार्ट थर्ड है वो आज का ये वीडियो है। यानी आज का वीडियो हमारा क्या है, तो पार्ट थर्ड है विद्रोही और राज का। तो जानते हैं आगे। देखो, क्लास 12 हिस्ट्री न्यू कोर्स आधुनिक इतिहास है हमारा, पार्ट थर्ड है हमारा, इसको समझते हैं। पार्ट सेकंड तक आपको बहुत ही अच्छा आसान तरीके से समझ में आ चुका होगा। मुझे तो यकीन है कि आपको उतना तो समझ में आ ही गया होगा। पार्ट वन सेकंड इन दोनों के वीडियो को आप देखना, तभी आपको समझ में आएगा कुछ। ठीक है, तभी आप पार्ट थर्ड पे आना, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर क्या रहे हो। आप फ्री बैठे हुए हो तो आप सब्सक्राइब तो कर लो। 1 मिनट का काम होता है, आप ये सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट का काम है ना, तो आप ये क्यों नहीं करते हो बताओ। आप ये सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हो, बिल्कुल फ्री हो जाता है। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, अगर आपको और जानना है इसके बारे में तो मैं आपको एक वीडियो में बिल्कुल डीप बता दूंगा कि सब्सक्राइब किसे कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और बाकी आप ग्रुप ज्वाइन कर लो, नाम आपके सामने लिखा हुआ है, टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है। सिंपली आप ज्वाइन हो सकते हो, ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं। फॉलो आप कर लो इंस्टाग्राम पे जाकर, यूजर आईडी आप सभी के सामने लिखा है, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। कोई भी आपकी क्वेरी हो वहाँ पर आकर पर्सनली पूछ सकते हो। बात करते हैं बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग, इतने आपके टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं, लेकिन मैं आपको ये टॉपिक अपने हिसाब से करा रहा हूँ, जैसे कि आपको पता भी होगा। नौवां अध्याय मैंने आपको टोटल 4 वीडियो में कराया है। आपको वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे, जो कि हमारा है चैनल पे। ठीक है, टॉपिक की बात करें, टोटल हमारे 17 टॉपिक हैं जो मैं आपको हर वीडियो में बताते रहता हूँ। हम ऊपर के जो 8 टॉपिक है ना, ये हमने पार्ट वन और सेकंड में समझ लिया था। आज हमारा पार्ट थर्ड है, तो आज हम अपने 3 टॉपिक को समझेंगे। यानी अवध में विद्रोह, क्या काम है ना, अवध में विद्रोह और देह से जान जा चुकी है, फिरंगी राज का आना और एक दुनिया का खात्मा। ये 3 टॉपिक है हमारे इसमें, और ये तीनों टॉपिक आपके एनसीईआरटी का। मैं आपको हर पॉइंट एनसीईआरटी से बताता हूँ, ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जो मैं आपको एनसीईआरटी से नहीं बताता। लेकिन फर्क क्या है ना कि मैं आपको एनसीईआरटी बिल्कुल आसान भाषा में बताता हूँ, यानी आपके लिए मैं इजी बना देता हूँ। ये जो आप देख रहे हो ना, बिल्कुल आपके सामने स्लाइड आ रहा है, एनिमेशन आ रहा है, मेरी ऑडियो आपके पास आ रही है, तो ये सभी जो है मैं आपको आसान भाषा में पढ़ाने के लिए आपके सामने ये लाता हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं अवध में विद्रोह। विद्रोह आपको समझ में आ गया होगा, पूरा चैप्टर विद्रोह है। ठीक है, अवध मतलब एक हमारा छोटा सा क्षेत्र है, जो मैं आपको अभी फोटो में बताता हूँ अवध क्या है। बात करते हैं कि अवध क्या है। देखो, अवध आपको यहाँ दिखेगा नेपाल के ठीक बाजू में। नेपाल ये है ना आपके सामने, ये देखो ये नेपाल है। तो नेपाल के ठीक यहीं पर मिलेगा आपको ये जो आप जगह देख रहे हो, जिसपे मैंने आप कलर कर रखा है। ये 1 मिनट आपको दिखाता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखो, ये जो आप यहाँ जगह देख रहे हो ना, ये दिख रहा है, ये जगह है हमारा, ये है अवध। क्या है, अवध। ध्यान से समझ लो, हमारा जो टॉपिक है अवध के ऊपर है, ये हमारा अवध है। इसी के क्षेत्र की हम बात करेंगे कि इसने क्षेत्र में क्या क्या हुआ। ठीक है, बात करते हैं। देखो, 1857 के विद्रोह का जो सबसे व्यापक रूप है वो अवध में ही देखने को मिला। यानी आप ये समझ सकते हो कि जो 1857 का विद्रोह था ना, उसका व्यापक रूप, असली रूप, हिंसक रूप, ठीक है, खतरनाक रूप, वो हमको दिखता है अवध में। अवध में ही बहुत खतरनाक रूप दिखता है विद्रोह का, समझ रहे हो। अवध की बात कर रहा हूं। 1801 की बात करते हैं। देखो, 1801 में क्या होता है ना कि अवध में सहायक संधि होती है, ये थोपी जा रही होती है। सहायक संधि जो है ये थोपी जा रही होती है लोगों के ऊपर, जो हमारे शासक है उनके ऊपर। मैं आपको अभी बताऊंगा। देखो, आपको मैं ये बता दूं, ये जो सहायक संधि टॉपिक आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये एक टॉपिक है। इसको मैं आपको अलग अभी अगले वीडियो में कराऊंगा पार्ट 4 में। ठीक है, पार्ट 4 में मैं आपको सहायक संधि बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा कि सहायक संधि क्या था। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो, 1891 में
लॉर्ड डलहौजी द्वारा कहा गया कि गिलास फल ये जो हमारा गिलास फल है वो एक ना एक दिन हमारे मुंह में आ गिरेगा। जो हमारे लॉर्ड डलहौजी थे, इनका नाम जो है क्या है, लॉर्ड, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा क्या कहा गया था कि जो ये गिलास फल है यानी जो अवध का गिलास है ये एक ना एक दिन हमारे मुंह में आ गिरेगा। ऐसा भविष्यवाणियां हुई थी उस समय 1851 में, ठीक है। यहाँ पर चेरी की बात हो रही है। आप ये समझो कि ये जो मैं आपको कह रहा हूँ ना गिलास फल मुंह पे आके गिरेगा, इसका मतलब यहाँ पे चेरी से है। चेरी की जो है ना वो यहाँ पे बात हो रही है। जिस प्रकार जो चेरी का फल है वो इतना महंगा होता है ना, ठीक उसी प्रकार जो अवध है वो स्थान जो है वो भी अंग्रेजों के लिए बहुत ही ज्यादा महंगा था। चेरी आपको समझ में आता होगा। जो चेरी है वो जिस प्रकार से महंगा होता है, ठीक उसी प्रकार से जो हमारा अवध है वो भी अंग्रेजों के लिए बहुत ही ज्यादा महंगा था। समझ गए क्या मतलब हो रहा है? बिल्कुल। तो आगे चलते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। देखो, अंग्रेजों के लिए अवध इतना महत्वपूर्ण क्यों था या फिर इतना चमत्कारी क्यों था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजों के लिए जो अवध स्थान है वो इतना चमत्कारी क्यों था या इतना फिर महत्वपूर्ण क्यों था। ये हमारा एक क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए 4 नंबर का, 8 नंबर का या 6 नंबर का या 3 नंबर का, किसी भी नंबर में ये पूछा जा सकता है। तो आप इस टॉपिक में बताए गए हर पॉइंट को नोट करना अपने नोटबुक में, ठीक है। वीडियो को आप रोज देखना जब तक आपको समझ में ना आ सके। वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार देख लेना, लेकिन आप हर चीज समझ लेना तो आपको समझ में आएगा। देखो, पहला कारण बताते हैं। यहाँ की जो भूमि है ना वो उपजाऊ थी। जो हमारा ये अवध है ना, ये देखो यहाँ पर ये जो अवध है ये जो भूमि ये पूरा चमत्कारी था, यानी उपजाऊ था। ये भूमि था उपजाऊ, और उपजाऊ भूमि अंग्रेजों को कितना महत्वपूर्ण था ये आपको समझ में तो आता ही होगा। आप प्राचीन इतिहास को पढ़ चुके हो, मध्यकालीन क्रॉस कर चुके हो आप, तो आपको इतना समझ में आ ही गया होगा उपजाऊ भूमि क्या होता है। उपजाऊ भूमि यानी ऐसी भूमि जहाँ की जो भूमि है वो उपजाऊ हो, वहां पर खेती हो सके, ठीक है, ये उपजाऊ होता है। तो यहाँ की बात हो रही है कि जो अवध है ना, ये छोटा सा अवध जो है अंग्रेजों के लिए एक चमत्कारी स्थान था। पहला कारण आप बताओगे कि वहाँ की जो भूमि थी वो उपजाऊ थी, इसलिए अंग्रेजों के लिए जो है ये एक चमत्कारी इलाका था, क्षेत्र था, ठीक है। यहाँ पर नील और कपास की भी खेती होती थी, ये दूसरा कारण है जिसके लिए जो है हमारा ये जो अवध है ये अंग्रेजों के लिए एक चमत्कारी स्थान था। देखो, उत्तर भारत के साइड का जो सबसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र था वो अवधि था। ये हमारा प्रमुख कारण है। ये मैं आपको कारण बता रहा हूँ जिसके कारण जो अंग्रेज हैं उनके लिए अवध बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सभी कारण बता रहा हूँ आपको। लेकिन एक बुरी बात हो गई, अवध को 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। 1856 में क्या होता है कि अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है, यानी अंग्रेज जो है अपने साइड कर लेते हैं उसको, ठीक है। और अवध पर भी अंग्रेजों ने अपना राज जमा लिया था। अवध पर भी जो है अंग्रेजों का शासन हो गया था। पहले क्या था कि अवध में जो है ना एक राजा का शासन होता था, लेकिन राजा के ऊपर एक सहायक संधि थोपी गई जिससे उसका साम्राज्य नष्ट हो गया, और ये जो पूरा जगह है ना अवध का ये अंग्रेजों के हिस्से में आ गया। तो क्या हुआ कि अंग्रेज, ये मतलब आप ये समझो, मैंने आपको पहले कहा था कि जो अवध है वो एक गिलास फल, एक लाइन था कि अवध गिलास फल जो है एक ना एक दिन हमारे मुंह में आ गिरेगा। यानी जिस प्रकार चेरी महंगा होता है ना, चेरी, उसी प्रकार अंग्रेजों के लिए अवध जो है, अवध इतना महत्वपूर्ण था जितना एक बहुत बड़ा खजाना महत्वपूर्ण है। तो अंग्रेजों ने सोचा कि मैं अवध को अपने हिस्से में कैसे करूं, यहाँ तो एक साम्राज्य का शासन है। तो क्या हुआ, सहायक संधि को थोप ली गई। वहां पर राजा को कहा गया तुम सहायक संधि कर लो हमारे साथ, तुम्हारा फायदा होगा। लेकिन अंग्रेजों की एक चाल थी जिसके कारण जो वहां के साम्राज्य शासक जो था वो नष्ट हो गया, और ये पूरा क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन हो गया। यानी क्या हुआ, जो अवध नाम का गिलास फल है ना वो अंग्रेजों के मुंह पे आकर गिर ही गया। समझ गए, गिलास फल जो है अंग्रेजों के मुंह के अंदर गिर ही गया। तो ये है, अंग्रेजों ने सहायक संधि के सहायता से अवध को अपना गुलाम बना लिया, जैसे कि मैंने आपको अभी कहानी बताया पूरा, है ना। तो अब हम सहायक संधि के समझौतों को समझेंगे, यानी सहायक संधि क्या था इसको समझते हैं, ठीक है, विस्तार से।
देखो सहायक संधि है क्या, पहले मैं आपको ये बताऊंगा। देखो सहायक संधि क्या था। यह संधि 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली के द्वारा जो है तैयार की गई थी। यह संधि ईस्ट इंडिया कंपनी तथा अंग्रेजों के बीच हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी जो कंपनी था पूरा का पूरा, और अंग्रेज यानी जो ब्रिटिश थे, वो उनके बीच जो है ये पूरा का पूरा संधि हुआ था, सहायक संधि। इसमें प्रमुख शर्तें क्या थी, तो राजा के सैनिक को हटाकर अंग्रेजों के सैनिक को रखना, राजा की सुरक्षा, ये हमारा प्रमुख शर्तें था पहला। दूसरा शर्त क्या था, तो राजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों की थी। ये जो है इस संधि में कहा गया था। एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो राजा के कामकाज को करेगा, ये इसमें शर्तें थी। इस सहायक संधि में कहा गया था कि अगर राजा हमारा ये सहायक संधि कर लेता है तो राजा को कोई दूसरा संधि करने का अधिकार नहीं रहेगा। अंग्रेजों ने पहले ही कह दिया था कि अगर तुम हमारे साथ ये संधि कर लोगे ना, तो तुम दुनिया में कभी किसी के साथ संधि नहीं कर सकते, ये कानूनी अपराध हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है, ऐसा कहा गया। और इस संधि में ये कहा गया था कि राजा बिना अंग्रेजों के परमिशन से कोई युद्ध भी नहीं लड़ेगा। तो ऐसा करके अंग्रेज ने अवध के राजा को शक्ति धीरे धीरे जो है खत्म कर दिया, ठीक है। इसी तरह अंग्रेजों ने अवध पर भी अपना शासन कायम कर लिया। और ये संधि जो है ना, एक नाटक था अवध को कब्जाने का, समझ गए। अंग्रेजों को अगर वो क्षेत्र चाहिए था तो उन्होंने ये संधि अपनाया था, ताकि उसका जो साम्राज्य, जो राजा का जो वहां पे शासन है, उससे हम अपना ये जो है क्षेत्र छीन सके और उसको हटा सकें। ये एक चाल था अंग्रेजों का। अब हम आगे बात करते हैं, देह से जान जा चुकी है, ये हमारा एक टॉपिक है। आपके एनसीईआरटी में दूसरे नाम करके एक दे रखा होगा, मैं यहाँ पे आपको अपने हिसाब से एक नाम दे दिया हूँ आपके सामने, वो है देह से जान जा चुकी है। इसको समझते हैं कि ये टॉपिक क्या कहता है, समझते हैं। देखो देह से जान जा चुकी, इसका मतलब क्या है कि जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा किए गए इस अधिग्रहण से तमाम इलाकों और रियासतों, जहां राजा का शासन था, रियासतों को बहुत ही बड़ा झटका लगा। जो हमारे रजवाड़े थे ना, उनको बहुत ज्यादा झटका लगा। फिर क्या होता है, सबसे अधिक गुस्सा जो है उत्तर भारत के जो शान कहे जाने वाले जो अवध में हैं, उन पे देखने को मिलता है। अवध में बहुत ज्यादा गुस्सा देखने को मिलता है कि मेरे राजा को हटा लिया गया, वो नष्ट हो गया, ऐसा कुछ। अवध को उत्तर भारत का शान कहा जाता है। उत्तर भारत का जो साइड है ना, वहीं पर अवध है, और अवध को उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा शान कहा जाता है, बहुत बड़ा जो है अच्छा चीज, या फिर बहुत ज्यादा उसको तारीफ भी मिलता है। अंग्रेजों ने यहाँ के नवाब वाजिद अली जिन्ना को यह कहकर गद्दी से हटा दिया कि वो जो है लखनऊ में शासन सही से नहीं चला रहे हैं, बल्कि वो सही से चला रहे थे, बहुत ही अच्छी तरीके से चला रहे थे, लेकिन यहाँ पर कहा गया था कि वो शासन सही से नहीं चला रहे थे, यानी झूठ कहा गया, ठीक है। और उस राजा को अंग्रेजों ने कलकत्ता भेज दिया। अब कलकत्ता भेज दिया तो वहां की जो जनता है, जो उनके प्रेमी है, उनको आ गया गुस्सा। तो उनको समझते, देखो अंग्रेजों ने यह भी कहा था कि वाजिद अली जिन्ना ज्यादा लोकप्रिय नहीं था, बल्कि वो लोकप्रिय बहुत ज्यादा थे, लेकिन अंग्रेज फालतू में उनको लूट रहे हैं। मगर सच यह था कि उनको लोग बहुत ज्यादा मानते थे, प्यार देते थे, ऐसा असली में था। लेकिन जो अंग्रेज हैं वो उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। जब लखनऊ के राजा वहां से विदा हो रहे थे, तब उनके चाहने वाले लोग जो है कानपुर तक जो है रोते रोते हुए आए थे कि हमारे राजा को ना ले जाओ, ना ले जाओ, ना ले जाओ, ऐसा माहौल उस समय था। ये चाल था अवध को लूटने का। अवध नाम का जो क्षेत्र है उसको अंग्रेजों को छीनना था, इसलिए ये रचा गया था। अवध के नवाब निष्कासन से पैदा हुए दुख और अपमान के इस व्यापक एहसास को उस समय के बहुत सारे व्यक्ति ने दर्ज किया था, ठीक है। इसमें से एक ने लिखा था, क्या था, इसमें से जो हमारे आम जनता है, जो राजा के बहुत प्यारे हैं या फिर राजा को बहुत ज्यादा मानते हैं, तो वो उन्होंने एक अपनी दुख में एक बातें लिखी थी एक व्यक्ति ने, जो कानपुर तक जो पूरे झुंड नहीं आए थे, जो पूरे झुंड है
लोगों का, आम जनता का, वो जब कानपुर तक रोते हुए अपने राजा के पास आए थे कि हमारे राजा को ना ले जाओ, ना ले जाओ, तो उसी में से, इसी भीड़ में से एक व्यक्ति ने कुछ लिखा था। क्या लिखा था? तो देह से जान जा चुकी थी, शहर की काय बेजान थी। ऐसा एक व्यक्ति ने लिखा है दुख में। ठीक है। कोई सड़क, कोई बाजार और कोई घर ऐसा न था जहां से जान ए आलम से बिछड़ने पर जो है विलाप का शोर जो है गूंज रहा हो। हर क्षेत्र से जो है गूंज रहा था। और इन राजा के जाने के बाद संगीतकारों, कवियों, कारीगरों, ठीक है, बावर्चियों, नौकरों, सरकारी कर्मचारी, ठीक है, और जो भी रोटी, कोई भी मतलब ऐसे व्यक्ति हैं, उनको कब्जा कर लिया गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं फिरंगी राज का आना और एक दुनिया का खात्मा। ये हमारे एनसीईआरटी का टॉपिक है, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है। तो इसको हम बात करते हैं। देखो देखो, अवध में विभिन्न प्रकार की पहाड़ियों ने राजकुमारों, ताल्लुकदारों, किसानों और सिपाहियों को एक दूसरे से जोड़ दिया। वह सभी फिरंगी राज के आगमन को विभिन्न अर्थों में एक दुनिया की समाप्ति के रूप में देखा। यानी उन्होंने ये देखा कि अगर फिरंगी राज का आ जाएगा, यानी फिरंगी राज भारत के अंदर आ जाएगा या फिर अवध के अंदर आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारा जो अवध है उसका खात्मा हो जाएगा। यानी फिरंगी राज का आना यानी अंग्रेजों का अवध पर हस्तक्षेप। ठीक है। ये अब उन्हें गुलामी की जिंदगी, मतलब वो लोग जो है गुलामी की जिंदगी जी रहे थे, ये भी था। अवध के अधिग्रहण से सिर्फ नवाब की ही गद्दी नहीं छीनी थी, इसने इलाके जो है ना, इसके जो ताल्लुकदार थे उनको भी लाचार कर दिया गया था। और ये आप फोटो देखो, एक पीछे है अवध का एक जमींदार है, 1880 में फोटो खींचा गया था। ये देखो, ये है जमींदार अवध का। अब हम आगे बात करते हैं, आगे क्या है तो समझो। अंग्रेजों के आने से पहले ताल्लुकदार जो थे ना, उनके पास हथियार बद सिपाही होते थे। ठीक है। सिपाही का एक 50,000 का झुंड हुआ करता था और उनके पास सभी के पास बंदूकें हुआ करती थी, यानी पावरफुल हुआ करती थी हमारे ताल्लुकदार सिपाही होते थे। और उनके पास किले भी थे, यानी एक पूरा पूरा किला हुआ करता था ताल्लुकदार के पास, है ना। अगर वो नवाब की संप्रभुता को स्वीकार कर ले और अपने ताल्लुकदारों का राजस्व चुकाते रहे तो उनके पास काफी स्वायत्ता भी होती थी, ऐसा कहा गया। कुछ बड़े ताल्लुकदार के पास तो 12,000 तक पैदल सिपाही हुआ करते थे, 12,000 तक। ठीक है। छोटे मोटे ताल्लुकदार के पास 200 सिपाहियां हुआ करती थी, टुकड़ियां हुआ करती थी, ज्यादा उनके पास नहीं हुआ करती थी। अंग्रेज इन ताल्लुकदारों की जो सत्ता है उनका जो है बर्दाश्त, ठीक है, करने के लिए कतई तैयार नहीं थे। ठीक है। अधिग्रहण के फौरन बाद क्या होता है, ताल्लुकदार की जो सेना है ना वो भंग कर दी गई। फिर क्या होता है, ब्रिटिश भू राजस्व अधिकारियों का मानना था कि जो ताल्लुकदार हैं उनको हटाकर उनका जो जमीन है उनको हटाकर वे जो जमीन है वो असली मालिकों के हाथ में सौंप दिए जाए, ऐसा कहा गया था। आगे बात करते हैं। देखो, जिससे किसानों के शोषण में कमी आएगी और राजस्व वसूली में इजाफा होगा। वास्तविक में ऐसा नहीं था, असली में ऐसा नहीं था। भू राजस्व वसूली में तो इजाफा हुआ लेकिन किसानों के बोझ में कमी नहीं आई। अधिकारियों को जल्द ही समाज में आने लग, मतलब जो अधिकारी है ना उनको जल्द ही समाज में आने लगा कि अवध में बहुत सारे इलाकों का जो मूल्य है वो निर्धारण बहुत बड़ा बड़ा किया गया है, बढ़ा चढ़ा कर किया गया है। कुछ स्थानों पर तो राजस्व मांग जो है वो बहुत ही, मतलब 30 से लेकर 70% तक जो इजाफा हुआ था। यानी न तो ताल्लुकदार के पास और न ही काश्तकारों के पास और न ही अधिग्रहण जो एक खुश होते थे। ताल्लुकदारी की सत्ता छीनने का नतीजा यह हुआ कि एक पूरी सामाजिक व्यवस्था भंग हो गई। अंग्रेजों से पहले ताल्लुकदारों की जो जनता है वो बहुत उत्पीड़न थे। लेकिन ये मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं फिरंगी राज का आना वाला, ठीक है। लेकिन जनता की नजर में देखें तो बहुत सारे ताल्लुकदारों दयालु भावक की छवि भी रहते थे उनके पास। वे किसानों से तरह तरह के मद में पैसा वसूलते थे,
लेकिन बुरे वक्त में किसानों की मदद भी करते थे। और अंग्रेज जो है, अंग्रेज के राज में किसान मनमाने राजस्व आकलन और गैर लचीली राजस्व व्यवस्था के तहत बुरी तरह से जो है फिसलने लगी, एक तरह से पिसने लगी। ठीक है, अब इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि कठिन वक्त में या फिर फसल खराब हो जाने पर सरकार राजस्व की मांग में कोई कमी करेगी या वसूली को कुछ समय के लिए टाल देगी, ऐसा कुछ नहीं था। न ही किसानों को इस बात की भी उम्मीद थी कि तीज त्योहार पर कोई कर्जा और मदद मिल पाएगी अंग्रेजों के लिए, मतलब अंग्रेजों से ताल्लुकदार को। अवध जैसे जैसे जिन इलाकों में 1857 के दौरान प्रतिशोध या प्रतिरोध मान सकते हो, प्रतिरोध बेहद सघन और लंबा चला चला था, वहां लड़ाई की जो बागडोर है ना, वो असल में ताल्लुकदारों और उनके किसानों के ही हाथों में थी। ठीक है, बहुत सारे ताल्लुकदारों अवध के नवाब के प्रति निष्ठा रहते थे, ठीक है, रखते थे। इसलिए वह अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए लखनऊ जाकर बेगम हजरत महल नवाब की जो पत्नी थी उसके खेमे में शामिल हो जाते थे। कई दशकों से सिपाही कम वेतन और वक्त पर छुट्टी मिलने के कारण बहुत ज्यादा असंतुष्ट थे। 1857 के जन विद्रोह यानी जो जनता का विद्रोह होता है उसमें से पहले के जो साल थे, वो सिपाहियों के अपने गौरे अफसरों के साथ रिश्ते काफी बदल चुके थे, यानी रिश्ते बदल गए थे। विद्रोह से पहले अच्छे थे, फिर खराब हो गए। 1820 के दशक में अंग्रेज अफसर सिपाहियों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखने का खासा जोर दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं। वह उनकी मौज मस्ती में शामिल होते थे। ठीक है, उनके साथ मल युद्ध करते थे, उनके साथ जो है तलवारबाजी करते थे, उनके साथ शिकार करते थे, उनके साथ बखूबी हिंदुस्तानी बोलना चाहते थे, उनके साथ रीति रिवाज संस्कृत में वाकिफ थे। और 1840 के दशक में स्थिति बदलने लगी। अफसरों में श्रेष्ठता का भाव पैदा होने लगा और वह सिपाहियों का कमतर नस्ल का जो है मानते नहीं थे। ठीक है, वह उनकी भावनाओं की जरा सी भी फिक्र नहीं करते थे। गाली गलौज और शारीरिक हिंसा सामान्य बात बन गई थी उस समय। ठीक है, सिपाहियों और अफसरों के बीच फासला जो है बढ़ता गया। भरोसे की जगह संदेह का जो फासला था वो आता गया। उत्तर भारत में सिपाहियों का जो ग्रामीण जगत है उसमें गहरे संबंध थे। बंगाल आर्मी के सिपाहियों में से भी बहुत सारे अवध के पूर्वी जो उत्तर प्रदेश थे वो भर्ती हुए थे। उनमें से बहुत सारे ब्राह्मण ऊंची जाति के थे, बल्कि अवध को तो बंगाल आर्मी को तो पौधशाला कहा जाता था। सिपाहियों के परिवार अपने इर्द गिर्द जिन बदलावों को देख रहे थे और उन्हें जो खतरे दिखाई दे रहे थे ना, वो जल्द ही सिपाहियों में भी देखने को मिलने लगे। दूसरी ओर कारतूसों के बारे में, सिपाहियों का भय, छुट्टियों के बारे में शिकायत, ठीक है, दुर्व्यवहार के बारे में, नस्ल के बारे में, ये सभी के बारे में जो शिकायतें बढ़ती गई। जब सिपाही अपने अफसरों की अवज्ञा और हथियार उठाते थे तो फौरन ही गांव में अनेक भाई विरदान भी उनके साथ आ जुटते थे। ठीक है, ये सब था। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा हमारा पार्ट 3। इसके बाद हमारा एक वीडियो आएगा पार्ट 4, उसमें हमारा चैप्टर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। फिर हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल सब्सक्राइब करके किए बिना मत जाना। सब्सक्राइब करके जाओगे तो आपका बहुत फायदा होगा। सब्सक्राइब करे बिना आप अगर जाते हो तो आपका नुकसान है। प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब कर ही जाना। ठीक है, मेरी विनती है आपसे। और बेल आइकन पर क्लिक करके जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना और कमेंट करके आप बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कुछ आपको समझ में आया कि नहीं आया। वीडियो शेयर कर सकते हो और वीडियो लाइक कर सकते हो, और सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो कर सकते हो, बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हो। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।